मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड आफ्टरनून। अभिषेक, मौसमी, हितेश, प्रदीप, जयंत, अभिषेक, राहुल, अरे वाह क्या नाम है भैया तुम्हारे, अनुज। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है केरल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम ज्योमेट्री में कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन के सेगमेंट है वो आज खत्म कर दें, ताकि कल से फिर हम थोड़े ठीक टाइप के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करना स्टार्ट कर दें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों। करिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप सवाल पढ़िए फिर मैं कराता हूँ। ये है सीजीएल टायर 2 2017, जो हुआ था शायद 2019 में या 2018 में। करते रहिए, आप करते रहिए, मैं इसको ठीक करके बना दे रहा हूँ जब तक। देखिए जी, दी गई आकृति में त्रिभुज एस टी यू में एस टी 8 सेंटीमीटर है। एस टी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर। टी यू की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, बहुत सुंदर भाई। एस यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, बहुत सुंदर। और उसका क्यू यू ये है 24, तो ये 12 है, तो ये भी लेंथ 12 ही होगी मेरे प्यारे बच्चों। एस आर की लेंथ है 32, एस आर की 32 है, तो ये 8 है, तो ये कितनी होगी 24, और 8 32। तथा पीटी की लेंथ है 27, ये लेंथ है 27, तो ये 9 है, तो ये कितनी आई 18, बहुत सुंदर जी। तो त्रिभुज पी क्यू यू, पी क्यू यू, अच्छा इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताना है क्या होगा। तथा त्रिभुज पी टी आर, पी टी आर, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है क्या होगा। चलिए मेरे बच्चे, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। करिए जरा इस सवाल को। कभी किसी को की नजर ना लगे। आइए मेरे बच्चे, बढ़ा जाए। नीचे गेट पर हो। अच्छा भाई, आपसे मिलने आया हूँ। नितिश आ जा, तू ऊपर आ जा। मैं बोलता हूँ किसी को भेज के तुझे बुला लेता हूँ ऊपर। देखिए, अरे दीपक इधर आ बेटा। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को समझना। देखता हूँ, एक मिनट।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप कुछ ज्यादा बेटर तरीके से सवाल को समझ पाएंगे। ये टेक्निक मैंने भी आज ही सीखी है। देखिए मेरे दोस्त, बहुत प्रेम प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस यू वाले एंगल को, ये वाला एंगल में थीटा मान लूं, ये वाला एंगल में थीटा मान लूं, ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों में क्या मान लूं, थीटा, और मैं आपसे एरिया जानना चाहता हूं, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू यू पी, पी यू क्यू का, और मैं साथ के साथ जानना चाहता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एस यू टी, एस यू टी का, एस यू टी का एरिया का जानना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। आप कहेंगे हाँ सर, ये हम जानते हैं। क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 डिग्री है। हाँ है ना, पक्का। अरे कोई लड़का कमेंट कर रहा है, हितेश कह रहा है मैं नीचे आया, आ गया वो, बुला बुला दे। देखो आपके बैच में ही एक बच्चा पढ़ रहा है, हितेश, उसका कमेंट आया था कि सर मैं आपसे मिलने आया हूँ, नीचे गेट पे हूँ, तो मैं उसको बुला रहा हूँ। आ गया, आ जा भाई हितेश। तूने अभी कमेंट किया था? अच्छा, अभी लाइव क्लास चल रही थी तेरी? अरे वाह, देख मिलो भाई, ये हितेश है। अभी इसका कमेंट आया, देख हो रहा, लिखा रहा नीचे गेट पर हूँ, सर आपसे मिलने आया हूँ। मुझे लगा ये क्या झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। भाई सच्ची बोल रहा था। बहुत बढ़िया लगा भाई, ये बच्चा आया है। और कैसी चल रही तैयारी अभी? तैयारी अच्छी चल रही है सर। कहाँ का रहने वाला है? 12 राजस्थान। 12? राजस्थान। राजस्थान में 12 कहाँ पड़ा? हाड़ौती संभाग में कोटा। कोटा के पास है? हाँ, कोटा संभाग। अच्छा, कोटा संभाग में गांव का नाम है 12? नहीं, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है 12। 12? हाँ, 12 डिस्ट्रिक्ट। ये वाला 12? नहीं, तो बी। अच्छा, बारन, बारन ये डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, कोटा के पास पड़ा। कोटा संभाग की 4 डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें। अच्छा, कोटा संभाग में 4 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये हितेश बच्चा है, मीन्स का बैच ले रहा था। मैं भी सरप्राइज रहा इसका कमेंट देखकर। मैंने कहा, इसने कमेंट में लिखा कि सर मैं नीचे आया हूँ, आप नीचे गेट पर हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। परसों तो के दिन मुखर्जी नगर गया था, तो वहाँ मिले थे शाम को। अच्छा अच्छा, परसों मुखर्जी ने करा था मिलने, नहीं मैं यही क्लास लेता रहता हूँ। चलो अभी पढ़ ले तू भी, फिर पढ़ाई के बाद मिलता हूँ तुझसे, ठीक है? दीपक बेटा, इस बच्चे को चाय पानी पिला और इसको बैठने की कहीं व्यवस्था दे, ताकि ये पढ़ता रहे, अपनी क्लास कंटिन्यू करे। आइए आइए मेरे बच्चे, इसको बैठने की व्यवस्था दे दे कहीं पे, और चाय पानी करा दे इस बच्चे की, ठीक? आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये एंगल थीटा है, तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, हाफ इंटू ये साइड, अगल बगल की साइड है 18, और ये 12 12 24, तो हाफ इंटू 18 गुना 12 12 24 गुना में साइन थीटा। इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो हाफ 12 गुना 9 गुना साइन 180 माइनस थीटा। आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाओगे तो इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहां से रेशियो निकालोगे 12 दूनी 24, 9 दूनी 18। देखना भाई, और ये 12 18 और ये 12 12 24 था, 24 ही था ना ये क्यू यू का, हाँ क्यू यू 24 ही था, ठीक। क्लियर है भाई मेरे? तो यहां से अगर आप देखोगे, इसे सोल्व करोगे, आप कहें तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं। तो इसके एरिया जो आया मेरे बच्चे, सोल्व करोगे तो इसे मिटा ही देते हैं, तो ये आया 4/1। ये एरिया आया 4/1, है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अब मैं इस वाले एंगल को मान लेता हूं अल्फा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो सेम इस ट्रेंगल का और इस ट्रेंगल के एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। मैं डिटेल लिख के दिखा रहा हूं, बाकी फिर मुझे जरूरत नहीं ऐसा करने की। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल
PTR अपोन में एरिया ऑफ ट्रायंगल UTS। तो मेरे बच्चों ये अल्फा है, तो ये रेशियो आएगा 3:9 मेरे बच्चे। ये रेशियो कितना आएगा मेरे बाबू? 3:9, है ना। ये रेशियो जो आएगा वो आएगा आपका 3×3 = 9। तो ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 9। तो ये रेशियो बन गया मेरे भाई 9। तो आपने एक चीज महसूस करनी है क्या, कि भाई SUT यहां पे भी वही है और SUT यहां पे भी वही है। तो SUT का एरिया दोनों जगह एक आ गया, तो यानी PTR का एरिया कितना आ गया मेरे भाई? PTR का एरिया कितना आ गया? 9। और PUQ का एरिया कितना आ गया? 4। और यही तो आपसे पूछा था कि इनके एरिया का रेशियो बताओ। तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया 4 होगा, तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया 9। तो इनके एरिया का रेशियो हो गया 4:9। और यही आपसे रिलेशन में पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिलेशन में पूछा हुआ। हाँ, है ना। पूरा आपकी दैनिक इज दैट ओके माय डियर स्टूडेंट? अब बढ़ा जाए कहानी को, बात करते हैं कि जब पेपर में ऐसा सवाल आए तो क्या करना है। पेपर में ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको रेशियो लेके कहानी को सेम बनाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। कैसे? जैसे ये थीटा बीटा कुछ मत मानिए, 12 9 8 है ना, ये 12 है, ये 9 है, ये 8 है। ऐसा ही था ना? 12 9, अच्छा 12 8 9 ऐसे था। हाँ, है ना। अगर आपको इन दो ट्रायंगल के बीच में रेशियो चाहिए, इसके और इसके बीच में रेशियो चाहिए, तो आपको करना क्या है कि कंपेयर इसके साथ कर लो। जैसे ये एंगल लोगे और ये एंगल दोनों सेम आएगा साइन में, ये थीटा होगा तो साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो इसका एरिया हो जाएगा अगल बगल की साइड है, तो इसकी अगल बगल की साइड कितनी बनी? 18। और ये साइड कितनी बनी? 24। तो 18 × 24। और इसका एरिया कितना बना? 12 × 9। 12 × 9, हाँ, है ना। अब इसको निकालेंगे तो 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18। तो इसका मतलब ये रेशियो आ गया 4:1। ध्यान देना, आप समझना। अब इस एंगल को ले लें और इस एंगल को ले लें तो सेम आ जाएगा साइन में, क्योंकि अल्फा लूंगा तो ये 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा बन जाएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा मेरे बच्चे कितना? 18 और 9 27 × 24, 27 × 24। और इसका एरिया लूंगा इस एंगल से तो 8 × 9। अब 9 तिये 27, 8 तिये 24, तो ये आ जाएगा 9:1। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया दोनों ही केसेज में एक एक आ रहा है। अगर दोनों जगह अलग अलग आता तो रेशियो में सेट करता, इक्वल बनाता। जब इसका एक है तो इसका 9 आ रहा है, और इसका एक है तो इसका कितना आ रहा है? 4। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये कल हो चुका था भाई, देखना ये हुआ था कि नहीं हुआ कल।
जल्दी से बताओ। एक भाई कह रहा मीन्स कब तक हो जाएगा बताइए भाई, मुझको कोई आइडिया नहीं मीन्स कब तक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो करिए मेरे बच्चे, और हो गया है तो ठीक है। चलो हुआ है तो भी ठीक, नहीं हुआ है तो भी ठीक, करिए, करते हैं इसको। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में कह रहा है कि डीई पैरेलल है बीसी के और डीई इज वन थर्ड ऑफ बीसी। कहता है डीई जो है वो बीसी का वन थर्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ी बेसिक सी बात समझो, अगर डीई बीसी का वन थर्ड है, ये ए है ये बी है ये सी, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि डीई जो है वो पैरेलल है। अगर डीई पैरेलल है और इनकी साइड्स की लेंथ का रेशियो वन थर्ड यानी 3 है, तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये लेंथ 3 होगी, तो ये लेंथ कितनी होगी 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट होगी तो मेरे बच्चों ये लेंथ कितनी होगी 2 यूनिट। आप कहेंगे हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे क्या कह रहा है, कहता है जी इसको इससे मिला दिया। अं, इसको इससे मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आप एक नियम बताइए मुझे सोच समझ के, कि मैंने ये नियम बढ़ा रखा आपको कि अगर दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल किसी एक स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड हो और उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो, इनका कॉमन एक वर्टेक्स भी हो, हाँ है ना, ये इनका एक कॉमन वर्टेक्स हो गया और ये इनकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का। आप कहेंगे बिल्कुल ये तो पढ़ा हुआ है। तो अगर इसका एरिया 1 होगा तो इसका एरिया कितना होगा बाबू 2। अब ये एक एरिया दे रखा है कितना 20, तो एक एरिया 20 है तो दो एरिया कितना होगा 40। तो डीईसी का एरिया पूछा है तो बाबू आंसर दोगे आप 40, हाँ है ना। करिए बाबू। करिए भैया।
कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस और पी टी, पी क्यू आर में पी एस और पी टी क्रम से इतने इतने के द्विभाजक हैं। कहता है पी एस और पी टी है, तो पी एस जो है वो एंगल पी का एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है जी। और कह रहा है भैया पीटी जो है मेरे बच्चे वो क्यू पी एस का है, क्यू पी एस का। कहता है पी एस जो है क्यू पी आर का और वो क्यू पी एस का। ठीक है, यदि क्यू पी टी, ये वाला कोण है 30 डिग्री, तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा 30, और ये 30 30 60 हो गया, तो ये एंगल भी कितना होगा 60, क्योंकि ये पूरे एंगल का एंगल बाई सेक्टर था, ये अंदर वाले का एंगल बाई सेक्टर। कहता है जी पीटी की लेंथ है 9, ये लेंथ है 9, टी आर की लेंथ है 15, टी आर की लेंथ है 15, तो पी टी आर का क्षेत्रफल क्या होगा, पी टी आर का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है क्या होगा। करिए मेरे बच्चे, पी टी आर का एरिया निकालना। तो देखो मेरे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एंगल दे रखे हो ना आपको, और अगर वो एंगल निकल रहे हो तो उस एंगल में कोशिश करना ये देखने की कि कहीं वो 90 डिग्री तो नहीं बना रहे, राइट एंगल तो नहीं बना रहे। उसने बोला ट्रायंगल पी टी आर, यानी ये वाली ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में मैंने एंगल सर्च किए तो ये 60 था और ये 30 था, तो ये पूरा कोण हो गया मेरे भाई 90 का। 60 और 30, ये पूरा कोण कितने का हो गया 90 का। हाँ है ना, ये पूरा कोण कितने का हो गया 90 का। हाँ है ना, ये पूरा कोण कितने का हो गया 90 का। तो समझो ऐसे कहानी है, ये कोण है मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री। हाँ है ना। अब उसने कहा कि भाई पीटी की जो लेंथ है वो है 9, ये टी और ये हाँ है ना, ये लेंथ है 15, तो ये लेंथ निकालनी है। तो मेरे भाई ये लेंथ कितनी होगी 9 12 15, तो ये लेंथ होगी 12, ट्रिपलेट लगा दोगे 9 12 15। अब कह रहा है इसका एरिया निकालो, तो हाफ इंटू सम इन प्रोडक्ट ऑफ बोथ, छोटी साइड है 9 गुना 12, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 54। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपका उत्तर आएगा 54, है ना। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए और मेरी बात को समझिए इस सवाल में। ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, या बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। मतलब बढ़िया जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर मैं कहूं आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं कोई इन सर्कल खींच दूं, तो इस इन सर्कल की रेडियस निकाल सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगी सर, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। मतलब ये हुआ सर, इसको कहा हुआ है कि अगर मान लीजिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है, इन सर्कल की रेडियस क्या रहती थी, a/2√3। हाँ है ना। तो मैं इस a को ऐसा मान लेता हूं जो 2/√3 से कट जाए। तो मैं इसे मान लेता हूं 2√3। हाँ है ना। अगर 2√3 मान लोगे, या इसे मैं 6√3 मान लेता हूं, सिर्फ समझाना ही था और कुछ नहीं करना। मान लेते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6√3 है। अगर इसकी साइड 6√3 है तो इस इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 6√3/2√3। कटिंग करोगे सर तो ये आएगी 3। इसका मतलब इस सर्कल की रेडियस होगी सर जी 3। और इस सर्कल की रेडियस अगर 3 आ गई बाबू, तो एक बात बताइए, इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा, बता सकते हो? अगर इसकी रेडियस 3 है तो इसका डायमीटर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर बड़ा सीधा सा है, अगर इसकी रेडियस 3 है तो इसका डायमीटर होगा 6। इसका डायमीटर कितना होगा? 6। पक्का? बिल्कुल पक्का। आप ये भी जानते हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है सर? √3/2a। तो √3/2a, ए की लेंथ क्या है? इक्विलेटरल 6√3। रिजल्ट प्रूफ करा रहा हूं, 2 तिया 6। तो √3 को √3 से क्या, 3 तिया 9। तो इसका मतलब ये पूरा जो एल्टीट्यूड होगा, इस पूरे एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 9। 9 में मेरे बच्चों ये वाला जो एल्टीट्यूड है, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है? 6। तो ऊपर वाले की लेंथ कितनी बच गई? 3। इसका मतलब ये लेंथ बच गई 3, क्योंकि ये 6 हुई। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूं, मतलब सर्कल की एक टेंजेंट बना दूं यहां, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा और टेंजेंट पे ये भी 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी बाबू, तो ये बताइए, आपको कईयों बार हम बताए हैं तुमको क्या, कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन बनाओगे तो जो बनेगी वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी। यानी ये वाली जो ट्रायंगल बनी ये भी इक्विलेटरल ही बनेगी। तो मतलब जो छोटी ट्रायंगल बनी है ये वाली, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी। और मान लीजिए इसकी साइड है ए, तो इसके एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे 3। अच्छा चलो छोड़ो, इसके एल्टीट्यूड की लेंथ है 3। अब आप जानते हैं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके एल्टीट्यूड की लेंथ 3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे इसके अंदर कोई इन सर्कल बनाना है, तो इस इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर भी यही रहता है और इन सेंटर भी यही रहता है ना, और सेंट्रोइड भी यही रहता है और ऑर्थो सेंटर भी यही रहता है। तो ये पूरी लेंथ 3 है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी 2 भाग और छोटे वाले की हो जाएगी 1 भाग। तो 3 को 2 1 में बांटेंगे तो 2 और 1 ही आएगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चों कि अगर मैं यहां बात करूं इस वाली ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं, तो यहां जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अरे यार, यहां जो सर्कल बनेगा ना, यहां जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल की जो रेडियस होगी ना छोटे वाले की, उस सर्कल की रेडियस होगी मेरे बच्चे 1। उस सर्कल की रेडियस होगी 1। इस वाले सर्कल की रेडियस होगी 3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बस यही ध्यान रखना कि जब भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में
ये इसमें यहां सेट कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से जो ये सर्कल बन रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, इन सर्कल की रेडियस का सभी का रेशियो 1:3 होगा। मतलब अगर इसका रेशियो 1 है तो ये 3 होगा, इसका 1 है तो ये 3 होगा। मतलब अगर ये रेडियस 1 है तो ये 3 होगी, तो ये 3 का 3 गुना 9 होगी, 9 का 3 गुना 27 होगी। बस इस रेशियो को ध्यान रखना कि हमेशा ही इनकी रेडियस का रेशियो 1:3 रहने वाला है। हाँ है ना, ये रिजल्ट बन गया। अब इस सवाल पे आते हैं जो अपने को पेपर में दे रखा था। कह रहा था कि यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 1386, तो हम जानते हैं कि भैया इनकी रेडियस का रेशियो 3:1 होगा। हाँ है ना, तो अगर इसकी रेडियस 3r है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, r। ठीक है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर यानी 9r²। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r²। तो बाबू कटिंग पटिंग करोगे तो समझ में आएगा कि इनका रेशियो होगा 9:1। तो 9 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट छोटे वाले को। बस वो आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही। बताइए जी, आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस और नो में आंसर करिए भाई मेरे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है इन साइडों की लेंथ का रेशियो 1:3 और इन, माफ करना, 1:2 है शायद। अच्छा, पीएम पी क्यू का 1/3 है। पीएम जो है वो पी क्यू का 1/3 है। मतलब पूरी लेंथ 3 है तो ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी आई, 2। तो माफ करना, ये 1:2 के रेशियो में, और ये भी 1:2 के रेशियो में। देखिए रेशियो है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और इनके नाम दे रखें पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, एम और एन। अब कह रहा है आगे पी एम आर एन का क्षेत्रफल 17 है, तो पूरे का एरिया बताना क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया 17 है, इस वाली का, इस वाली का। तो कह रहा पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपको कहूं कि यार ये डायगोनल खींच दो, तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि अगर हम डायगोनल खींचते हैं किसी भी रेगुलर फिगर में, तो डायमंड नहीं, डायगोनल खींचते हैं तो 2 इक्वल एरिया में बांटता है। मतलब जितना एरिया इस वाले हिस्से का होगा उतना ही एरिया इस वाले हिस्से का होगा। ये रेशियो है 1:2, है ना। तो अगर इनका रेशियो 1:2 है तो इनके एरिया का रेशियो भी 1:2 होगा। क्यों? क्योंकि
ये दोनों ही ट्रायंगल इसी बेस पे बनी हुई है और दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स भी है, तो इसका मतलब इन इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो होगा। हाँ है ना। तो अगर बेस की लेंथ का रेशियो 1:2 है तो मेरे बच्चे इनके एरिया का रेशियो भी 1:2 होगा, मतलब ये एरिया x होगा तो ये वाला एरिया 2x होगा। सेम इसी तरीके से मेरे बच्चे हम यहां चले जाएंगे कि सर अगर हम इस वाली ट्रायंगल में आ जाएं तो इस वाली ट्रायंगल में भी ये दोनों ट्रायंगलें इसी बेस पे बनी हुई हैं, है ना, और इनका एक कॉमन वर्टेक्स भी है, तो इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ, तो बेस की लेंथ 1:2 है तो एरिया भी 1:2 में होगा, यानी ये एरिया y होगा तो ये वाला एरिया होगा मेरे बच्चे 2y। हाँ है ना। अब मैं कहूं कि पूरी फिगर का एरिया बताइए, तो x प्लस वाई और 2x प्लस 2y, 2y, तो सोल्व करोगे तो 3x प्लस 3y आएगा, तीन कॉमन ले लेना तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। समझते हैं? आप कहेंगे ठीक है। अब आप जानते हैं कि पी एम आर एन इसका एरिया कितना बना x प्लस वाई, और ये एरिया दे कितना रखा है बाबू 17, तो ये एरिया 17 है तो यहां 17 थी, ये कितना हो जाएगा 51, तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मेरे बच्चे आ जाएगा 51। हाँ है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 51। समझ गए? आगे से ध्यान रखना कि भैया ये रेशियो सेम है तभी ये बन पा रहा होगा, अदरवाइज बनेगा भी नहीं। करिए जी। जीतू जब आगे से करवाए ना इसे, तो ये जो फिगर होती है ना इनको बड़ा बनवाया कर, बच्चे को दिखाई नहीं देते फिर ये। ठीक है, मुझे फिर बार बार वही बनानी पड़ती, स्पीड भी डाउन जाती।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल इन विच पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज दिस सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इज दिस सेंटीमीटर एंड दिस में जो पट्टा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है भैया ये कोई सर्कल है, ठीक है जी, बड़ा बना लें थोड़ा, यहाँ रख लेते हैं। ये कोई सर्कल है बाबू, इस सर्कल में ये कोई फिगर बना के दे रखी है इन्होंने। ये कोई ट्रायंगल दे रखी है बाबू, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये यहां से एक एल्टीट्यूड डाल रखा है पी एस, बाकी सब कंफ्यूजन के लिए डाल रखा है। पी क्यू की लेंथ है 24, बहुत सुंदर। पी आर की लेंथ है 12, बहुत सुंदर। पी एस की लेंथ है 8, माशाअल्लाह सुबहानल्लाह। तो बाबू पूछा क्या है, पूछा है कि इस सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में जो सर्कम सर्कल की रेडियस होती है उसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ होल साइड ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप तो जानते ही होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे हाँ सर जानते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ होल साइड में तीसरी साइड तो दे ही नहीं रखी, तो मान लेते हैं तीसरी साइड है सी, तीसरी साइड है सी। तो पहली साइड है 24, दूसरी साइड है 12 और तीसरी साइड है सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बेहद ही आसान हो गया। कैसे? कहा है कि बेस आपको मिल गया सी, हाइट मिल गई 8, 90 डिग्री खुद ही बता रहा है, तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस सी इंटू हाइट 8। बेस सी, हाइट होगी 8। तो सी से बाबू सी काटो, 8 दिए 24 काटो, 2 दूनी 4 काटो, 2 6 12 काटो, 6 दिए 18 काटो। तो सर्कल की रेडियस हो गई मेरे प्यारे बच्चों 18। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझे? आइए बताइए। अच्छा, आप में से अभी कितने बच्चे लाइव हैं? एक बार यस सर करके आंसर देना, पता तो चले कितने पढ़ रहे हैं। जल्दी से यस सर करके आंसर दीजिए, कितने बच्चे बैठे हैं इस समय क्लास में लाइव? ओ माशाल्लाह, गुड, नाइस, वेरी गुड। नाइस, बहुत सुंदर। आइए, थैंक यू मेरे बच्चे। मनोरंजन भी नाम है एक बच्चे का। अमन भाई कह रहे हैं सर मेरा स्टेनो क्लियर हुआ, क्या मैं कैजुअल पे पढ़ा लूंगा? भाई पढ़ाने के लिए स्टेनो जरूरी नहीं है, टीचिंग जरूरी है। देखिए, एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहता कौन सी ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 लगातार जो कोण होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट माने बराबर होनी चाहिए लगातार कोण। तो कौन सी? पैरेललोग्राम में होता है ऐसा? नहीं। 2 लगातार का मतलब हुआ कि ये कोण और ये कोण बराबर हो, ऐसा इसमें नहीं होता, गलत। रोम्बस में भी नहीं होता, काइट में भी नहीं होता। काइट आप जानते हैं, आमने सामने के तो बराबर होते हैं लेकिन लगातार ये और ये बराबर नहीं होते। ऐसा केवल पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, केवल आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। कहता है डायगोनल और कॉन्ग्रुएंट, यानी कहता है किसमें विकर्ण बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में बिल्कुल नहीं होते, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में होते हैं, काइट में नहीं होते, रोम्बस में नहीं होते। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं। इन एन आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, कहता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में कौन सी बात होगी? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, गलत बात है, डायगोनल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, गलत बात है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसमें।
कह रहा है डायगोनल फॉर्म टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी गलत है। यहां कह रहा है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, विपरीत भुजा की एक जोड़ी संगत होती है, यानी अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, एक पेयर, ये इसके बराबर होता है। और जो अपोजिट एंगल्स की बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि भैया अपोजिट इसके ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी, तो ये इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा डाउट है, मतलब साफ सुथरी भाषा लिख देता तो ज्यादा अच्छा होता है इसमें। लेकिन फिर भी अगर मुझे छांटना हो तो मैं और ए ऑप्शन छांटूंगा, क्योंकि इसने लिखा कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो मतलब कोई एक पेयर, वन पेयर, तो वो आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में होता है। कहता है निम्नलिखित में किसकी विपरीत दोनों भुजाएं समानांतर होती है, तो आप जानते हैं रोम्बस की अपोजिट साइड एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। काइट में ऐसा नहीं होता, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में तो मतलब ही नहीं, आइसोसेलिस में मतलब नहीं। आइसोसेलिस में केवल दो पैरेलल होती हैं, ये और ये दोनों पैरेलल नहीं होती। रेक्टेंगल में कंजुगेटिव एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90-90 होता है, जोड़ भी 90 होता है, तो सारे बराबर होता है। डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं बनाते, एंगल को भी बाइसेक्ट नहीं करते, डायगोनल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, गलत बात है, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। करिए बाबू। कहता है एडी 7 सेंटीमीटर लंबी है एंड सीबी 14 सेंटीमीटर लंबी है। कहता है ये 14 सेंटीमीटर लंबी है और ये 7 सेंटीमीटर लंबी है, ये मिड पॉइंट है, हाँ है ना। मेजर ऑफ सी ए बी, सी ए बी, कहता है ये वाला कौन बताइए कितना होगा। तो एंगल सी ए बी बताइए क्या होगा, ये आपका सवाल है। देखिए यार बड़ा ही आसान है, ये मीडियन है, मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी, बिल्कुल बांटेगी सर। ये 14 है तो ये 7 होगी लेंथ, और ये भी लेंथ 7 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, इसका मतलब ये हो गया सर कि ये मीडियन है, और ये 7 है, ये 7 है, तो ये दोनों साइडें बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या, अरे माफ करना, ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ऐसे ये और ये दोनों साइडें बराबर है, तो ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा। और किसी भी त्रिभुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, 180, तो अल्फा प्लस थीटा, तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, ये बराबर होगा 180। अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री, आए ना। और अल्फा प्लस थीटा ही पूछा था, तो आंसर आ जाएगा 90, सी ऑप्शन। करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए। कहता भैया ABCD एक वर्ग है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ग है ABCD, कहता है P इज एनी पॉइंट ऑन साइड AD। कहता है जो साइड AD है इसके ऊपर P कोई भी पॉइंट हो सकता है। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है AD। तो आप बताओ कि मतलब P कोई भी पॉइंट हो सकता है। P यहां पे भी ले सकते हो, P यहां पे भी ले सकते हो, P यहां पे भी ले सकते हो, P और यहां पे भी P लिया जा सकता है। एक ही जगह P लिख सकते हो क्योंकि AD पे पड़ेगा। कहता है BP और CP की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं P यहां ले लूंगा तो आप ये बताइए ये लेंथ कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे 4 4, ये लेंथ आ जाएगी 4√2। ये लेंथ आएगी 4√2। तो BP प्लस CP की लेंथ जानते हो कितनी हो जाएगी? 4 × 4√2। ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि जो डायगोनल होता है ना वो इस फिगर के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू होता है। इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती डायगोनल से बड़ी। हाँ है ना। लेकिन उसने बड़ी पूछी नहीं, उसने छोटी पूछी है। तो छोटी के लिए क्या किया जाए बाबू? तो इस P को बिल्कुल बीच में ले लीजिए, यहां बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे। तो ये लेंथ निकाल लीजिए, ये लेंथ निकाल, मिड पॉइंट पे लेंगे ये 2 ये 4। तो इन 16 में से 4 गया 12, तो ये आएगा 2√3। ऐसे ही ये पूरी 4 थी, मिड पॉइंट लिया 2 ये 4, तो ये भी 2√3। तो इन दोनों लेंथ को जोड़ोगे, इसको और इसको, इन दोनों लेंथ को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 4√3, जो आपकी सबसे छोटी लेंथ होगी बीपी प्लस सीपी की। है ये नहीं ऑप्शन? ये क्या कर दिया, 4 का और 16, 2 का वर्ग 4। अच्छा, बीपी ये पी था और सीपी है, बीपी प्लस सीपी, बीपी प्लस सीपी। ठीक है यार, ये 4 था, ये 2 ले लिया तो 4 का और 16। ओ तेरी करे, ये तो जुड़ना था भाई, घटा कहाँ है दिया हम, पैसा कुछ गलत लगा दिए। देखो 4 का और 16, 2 का और 4 20, ये आया 20। 20 को लिखेंगे 4 5 20, तो 2√5, माफ करना, ये 2√5 आएगी और ऐसे ही ये 2√5 आएगी। तो जोड़ोगे तो आएगी 4√5। ऑप्शन है ये मिनिमम होगी। मैक्सिमम जो होगी वो डायगोनल वाली होगी, ये वाली। करिए भैया।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इन द गिवन फिगर टू आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर, ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इफ आर क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल। नजर बट्टू, आइए भैया जी। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर टू आइडेंटिकल सर्कल है। कहता है जी दो सर्कल हैं और दोनों के दोनों सेम है। आइडेंटिकल का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों सेम। दोनों सर्कल कहता है सेम है। अब सवाल में कह रहा है कि यहां इसकी एक टेंजेंट खींची गई भैया। यहां एक टेंजेंट खींची गई, ठीक है जी। और ये इस तरीके से खींची गई है ये कोई पॉइंट है पी, ये है क्यू, ये सेंटर है दोनों ए और बी। तो ये तय है मेरे बच्चों कि अगर ये सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, हाँ है ना। और कह रहा है जी ये सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल की कोई टेंजेंट है, इसका नाम है एस। आप कहेंगे ठीक है जी, मान ली टेंजेंट है। अब दोनों सर्कल की रेडियस कितनी रखी, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ 4, ये लेंथ 4, ये लेंथ 4, ये लेंथ 4। तो अब जरा ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं इस वाले सर्कल की। भैया ये जो सर्कल है इसके ऊपर इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींची गई और एक सेकेंड खींची गई। तो फार्मूला होता है पी एस स्क्र इक्वल टू ये इंटू पूरी बड़ी साइड, हाँ है ना। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो इसका नाम रख लेते हैं एम। तो सर फार्मूला बन जाएगा क्या, पी एस स्क्र बराबर होगा पी एम इंटू पी क्यू, पीटी थ्योरम। अब भैया पीएम की लेंथ है 4 और 4 8 और पी क्यू की लेंथ हो गई 16, क्योंकि 8 और 8 16। तो 16 8 128, वर्गमूल निकालेंगे तो पी एस की लेंथ आ जाएगी इस पे रूट, तो 16 8 आ जाएगा। तो पी एस की लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8√2। पी एस की लेंथ आ जाएगी 8√2, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है ये 8√2। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़े, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, एक ये वाले और एक ये वाले। दोनों की ही लेंथ आपस में क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, बराबर। यानी ये लेंथ ए होगी तो ये लेंथ भी ए होगी। आप कहेंगे हाँ सर ठीक ठाक है, आपकी बात मान लेते हैं। अब मेरे बच्चों एक तरीका ये है कि आप इसे पाइथागोरस थ्योरम बना लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे तो ये लेंथ 8 और 8 कितनी हो गई, 16। ये लेंथ ए। तो भैया सर ए का स्क्वायर जमा 16 का वर्ग, और ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 8 जमा √2 का वर्ग, 8√2 जमा ए का वर्ग। एक तरीका तो है ये, और इसके थ्रू आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपसे यही पूछा हुआ था कि आर क्यू की लेंथ बताइए, मतलब ए की लेंथ बताइए। तो बहुत लेंथी है नहीं, सिंपल इक्वेशन है, सोल्व करने में मजा आएगा आपको। 16 का वर्ग 256 है, यहाँ 8 8 का वर्ग 64, 64 दूनी 128, है ना। ए स्क्वेयर वो कटी जाना है, 2 8 16√2। तो मेरे बच्चों इससे ए कट गया और यहाँ ए, ठीक है जी। अब कैलकुलेट करो, 128 आ जाएगा, तो 16√2 बराबर 128 आएगा। कैलकुलेट करोगे तो ए 16 8 128, उत्तर आएगा 8/√2। √2 हर का प्रीमेकरण करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 4√2। एक तो तरीका मेरे प्यारे बच्चों ये है, एक बार समझिए फिर आगे बात करेंगे।
ए की वैल्यू 4√2। दूसरा तरीका है कि हम सिमिलरिटी लगा दें। कैसे लगाएं सिमिलरिटी, ध्यान दीजिए। ये तो एक बेसिक तरीका था जो आपको पता ही होगा। आप ये बात जानते हैं बड़ी खूबसूरत कि सर्कल के सेंटर से जब भी टेंजेंट को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब भी 90 बनाएंगे 90 डिग्री ना, सॉरी, टेंजेंट को मिलाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। है ना। और ये रेडियस है 4। ये रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 4। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो बे, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो ये बताइए टेन थीटा क्या होगा छोटे वाली ट्रायंगल में? टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 8√2। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों में इसको मिटा देता हूं, पूरी बड़ी ट्रायंगल में ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए, और बेस कितना हो गया 16। आप कहेंगे हाँ सर बात तो ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 2 8 16। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 8/√2, और हर का परिमेयकरण करोगे तो सीधा 4√2 लिख सकते हैं। तो आप सिमिलरिटी से भी इस सवाल को उठा सकते हैं। सिमिलरिटी से भी मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को पिक कर सकते हैं, है ना। तो मर्जी है, ये सिमिलरिटी का ही फंडा होता है बेसिकली। करिए प्लीज।
आइए मेरे बच्चे, कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, AC √41 है मेरे प्यारे बच्चों, BC की लेंथ 8 है, AD BC के ऊपर लंब है। बहुत ही खूबसूरत सवाल। कहता है AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। तो ABD का क्षेत्रफल निकाल के बताइए क्या होगा ABD का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उसके लिए जरूरत पड़ेगी, पता है किसकी? मुझे जरूरत पड़ेगी इस हाइट की। अगर मैं इस हाइट की वैल्यू निकाल दूंगा तो मैं सब कुछ निकाल पाऊंगा, है ना। इस हाइट की वैल्यू निकाल दूंगा तो मैं सब कुछ निकाल पाऊंगा। अब देखो मेरे दोस्त ध्यान से, कोसाइन फार्मूला आपको याद है कि भूल गए? क्या तुम्हें याद है? BC 8 सेंटीमीटर, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपको बताना है ABD का एरिया क्या होगा। देखो यार, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो सेट करने का है कि भैया मैं कोई ऐसा ट्रिपलेट यहां सेट कर जाऊं जो 5 सबसे बड़ी भुजा बनाता हो, तो आप कहेंगे 3 4 5, तो यानी अगर ये साइड 3 ले लेता हूं तो ये 4, तो ये 5 सेट हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये देखता हूं कि 3 ये 8, तो ये कितनी हुई 5, तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, 25 और 16 कितना हो गया? 25 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या 41 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब सर सेट हो गया डाटा। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब उसने पूछा कि एबीडी का एरिया बताओ, तो एबीडी के एरिया में कोई खास चीज रखी नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 गुना 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 6। ठीक है जी। एक तो तरीका है ये कि हम डाटा को तुक्के से सेट करें, तुक्के से समझिए या थोड़ा कैलकुलेशन से सेट करें, बट सेट करें। हाँ है ना। एक तो है डाटा को सेट करना, दूसरा है कि हम उसे सोल्व करें। अगर मेरे बच्चे से सोल्व करना है तो बताइए कैसे सोल्व किया जाए? व्हाट डू यू थिंक, किस तरह सोल्व किया? अब आते हैं डिटेल कैसे सोल्व किया जाए। किसी भी एक को उठा लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चाहे मैं इधर से उठा लूं या इधर से उठा लूं वैल्यू, मर्जी मेरी। अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लूं और मैं ट्रायंगल एडीसी लूं, एडीसी लूं, तो एडीसी में कोस थीटा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया डीसी और हाइपोटेन्यूज हो गया सर √41। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों में थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूं। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल में मैं कोस थीटा का फार्मूला लगाऊं, तो कोस थीटा का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? कोसाइन का फार्मूला, तो अगल बगल की साइडों के स्क्वायर का सम, तो √41 का वर्ग 41, 8 का वर्ग 64, माइनस सामने वाली साइड 5 का वर्ग 25, बटे में क्या होता है 2 अगल बगल की साइडों का मल्टीप्लीकेशन। आप कहेंगे ठीक है। और मेरे बच्चे कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी यहां से, क्या? डीसी बटे √41। जब सोल्व करोगे तो बाबू √41 से √41 उड़ा दोगे। क्या ये कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी? तो 4 और 1 5, 6 4 10, 105, 105 में से 25 25 मुझे हटाना पड़ेगा, है ना। यही बना ना। देखो 4 और 1 5, ठीक है जी। और 105 में से 25 घटाऊंगा तो मेरे कितने बचे? 80, और बटे मेरा कितना है? 8 दूनी 16, तो 16 5 80, 5 आया। तो डीसी की लेंथ आ गई 5, तो ये 5 है मेरे बच्चे, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 3, क्योंकि पूरी 8 है। और अब आप ट्रिपलेट समझ ही गए कि सर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 4, तो इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है जी, बहुत सुंदर। आइए
ये वही सवाल हो गया साइन फार्मूले से एरिया निकालने वाला। करिए इसको, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एबीसीडी उसमें अंकित है, क्यू डी की लेंथ है 2, क्यू डी की लेंथ है 2, क्यू सी की लेंथ है 5, सी आर की लेंथ है 3, बी आर की लेंथ है 4, बहुत सुंदर बेटे, पी बी की लेंथ है 6, पी ए की लेंथ है 5, ए डी की लेंथ है बाबू 3। अरे तेरी के, तो कहता है ए बी सी डी का एरिया बताइए क्या होगा। ए बी सी डी का एरिया मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है क्या होगा। देखते हैं इसका सेट होता है क्या डाटा। आइए मेरे बच्चे, अब बना स्वाद फिगर का। आप मुझे ये बताइए, ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना आता है हीरो फार्मूले से। थोड़ा सा सेट और हो जाए, बात बन जाए। अबे हट, ये 5 है। अच्छा ये बीमारी अब इसमें, ओ तेरी के। अभी बड़ा होना, ये देख। अब आप मुझे सजेस्ट करिए कि किस तरीके से इसके एरिया तक पहुंचा जाए। ए बी सी डी का एरिया निकालना हमने, ए बी सी डी का एरिया हमको मेरे प्यारे बच्चों निकालना है। अब बताइए एरिया कैसे निकाला जाए। एक बात बताइए, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, आइए मेरे बच्चे,
इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, ध्यान देना, थीटा मान लूं, तो इस छोटी ट्रायंगल के एरिया कितना बना? तो आप कहेंगे अगल बगल की साइड है 5 दूनी 10, तो बड़ी ट्रायंगल के एरिया कितना बना भाई? तो पूरी बड़ी साइड हो जाएगी 5 और 3 8, और 5 3 8 और 2 10, भाई 5 3 8 2 10, और यहाँ 5 और 3 8, तो 8 ढाई 80, पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया आएगा 80। तो यहां से एरिया निकालूं तो समझिए इस छोटी ट्रायंगल का और पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो आएगा मेरे बच्चों वो 1:8 आएगा। बस हमें यही सेट करना है धीरे धीरे करके आखिर में ले जा। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात से सहमत है? आप कहेंगे सहमत है। अब इस वाले में आ जाइए। अगर मान लीजिए मैं इस वाले एंगल को मेरे प्यारे बच्चों ले लूं, मान लेते हैं अल्फा ले लेते हैं, तो इससे छोटी ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो कितना बनेगा? 4 3 12, है ना? और पूरी बड़ी ट्रायंगल का निकालोगे तो 6 4 10 और 5 3 8, तो 10 8 80, तो 12:80 का रेशियो निकालोगे तो 4 3 12 और यह आएगा 20 चौक 80। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक की बात। ये 1 नंबर पे ली थी, ये 2 नंबर पे ली थी, अब इधर आ जाइए। मान लीजिए ये कोई एंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 5 6 30, और पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड, ये साइड है 10 और ये साइड है 10, 10 ढाई 100, तो अगर इसका रेशियो निकलवाने की बात करूं मैं तो 3:10, तो आप कहेंगे इनके एरिया का रेशियो आया 3:10। अब मुझे कहानी समझाइए क्या कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन ये बात तो तय है कि पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया में किसी भी तरीके से निकालूंगा हर हाल में बराबर ही आना चाहिए। बड़ी ट्रायंगल के एरिया में किसी भी तरीके से निकालूंगा हर हाल में बराबर आना चाहिए। आप कहेंगे हाँ बात आपकी जेन्युइन है, मान लेते हैं। तो 8 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 40 बना लेते हैं। 40 बनाने के लिए इसे 5 से गुना, तो इधर भी 5 से गुना, इधर 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना, इधर 4 से गुना तो इधर भी 4 से गुना। इसका मतलब जानते हो मेरे बच्चे क्या हुआ कि पूरी ट्रायंगल के एरिया 40 है, तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया 5 बनेगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 5 बनेगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 3 दूनी 6 बनेगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 4 3 12 बनेगा, और पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 40। तो 40 में 12 और 6 18 और 5 23, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बना? 17। यानी पूरी ट्रायंगल का एरिया 40 होगा, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा मेरे बच्चे 17। अब आप ये भी बताइए कि ये क्वाड्रिलेट ना, ये जो ट्रायंगल बन रही है पी क्यू आर, पी क्यू आर, अगर से थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो ये साइड कितनी है? 10, ये साइड कितनी है? 10, ये साइड कितनी है? 8। तो क्या इसका एरिया निकाला जा सकता है? आपका निकल तो जाएगा। कैसे निकलेगा सर? तो सर तरीका ये रहता है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल में अगर जो दो साइडें इक्वल है वहां से एक अल्टीट्यूड सामने वाली साइड पे खींच दें तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा। ये लेंथ आएगी 4, ये 10 है, ये 4 है, ये निकाल दोगे आपको हाँ निकल जाएगा सर। अब एक तो हीरो फार्मूले से कर सकते थे, दूसरा ये 4 है, ये 10 है, ये निकाल दो। तो 10 का वर्ग 100, 4 का वर्ग 16, 100 में से 16 गया भाई, कितना बचा? 100 में से 16 गया 84, तो यह आया 84। 84 को क्या लिख सकते हैं? 21 चौक 84, तो 2√21। तो सर ये लेंथ आ गई 2√21। अब मेरे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे हाफ, बेस हो गया 8 और हाइट हो गई 2√21। तो सर 2 से 2 काटा तो आप कहेंगे इस ट्रायंगल का एरिया आया 8√21, 8√21। अब मेरे बच्चों कहानी को समझने का प्रयास करना। हाँ है कहानी। अब आप कहानी को समझने का प्रयास करना क्या कि अगर पूरी ट्रायंगल के एरिया 8√21 है, अब इसे मिटा देते हैं। अगर पूरी ट्रायंगल के एरिया 8√21 है, पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 8√21 है, जबकि हमने बताया कि भाई पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया अगर 40 यूनिट होगा तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा 17 यूनिट। तो 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8√21, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बटे 40, तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुना 17। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चे इस क्वाड्रिलेटरल का एक्चुअल में एरिया। आया ना? ये होगा इस क्वाड्रिलेटरल का एक्चुअल में एरिया। आया ना? तो 8 5 40, क्या आएगा? 17/5√21, 17/5√21, 17/5√21। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। समझ गए? अब जिन भाइयों को 4 कैसे आया, ये कैसे आया, ये नहीं समझ में आ रहा, इनको मैं कैसे बताऊं?
आइए भैया, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे कह रहा सवाल में, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एक्स क्यू वाई और आर जेड ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। पी क्यू आर, पी एक्स क्यू वाई तथा आर जेड। ओ हो, इसकी हाइट है, अल्टीट्यूड्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके अल्टीट्यूड्स हैं, ये इसके अल्टीट्यूड्स हैं, ये इसके मेरे प्यारे बच्चों अल्टीट्यूड्स हैं। तो कह रहा है कि भैया ये लाइन दे रखी है तो मान क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, ये x, ये y और ये z, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओ। एक बात ध्यान रखना हमेशा, क्या कि जब भी तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पे टकराएंगे ना, तो उससे उनके प्रोडक्ट हमेशा बराबर होंगे, यानी पीओ इज टू ओ एक्स, मतलब पीओ इंटू ओ एक्स बराबर होगा आर ओ इंटू ओ जेड, हमेशा बराबर होगा क्यू ओ इंटू ओ वाई। आप कहें क्यों? तो देखिए, मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ना सिमिलर प्रूव करके दिखाता हूं। कैसे? ये एंगल 90 जो मैं ब्लू पेन से खींच रहा हूं, ये एंगल 90, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, वर्टिकल अपोजिट। तो इस त्रिभुज के ये दो कोण बराबर, इस त्रिभुज के ये दो कोण बराबर, दो कोण बराबर आ गए तो त्रिभुज क्या हो गई? सर्वांग ना माफ करिए सिमिलर होगी, समरूप होगी। और समरूप हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो बाकी सारे को एंगल इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अब आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लीजिए। जैसे यहां अगर मैं इस 3 के सामने वाली साइड लूं तो ओ वाई बना,
यहां इस 3 के सामने वाली साइड लूं तो ओ एक्स बना। यहां मेरे प्यारे बच्चों ये समझ गए इसके सामने, अगर यहां मैं 90 के सामने वाली साइड लूं तो पीओ बना, और यहां मैं 90 के सामने वाली साइड लूं तो क्यूओ बना। क्यूओ एक जैसा ही क्यों बन रहा है वैसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओ वाई इंटू क्यूओ बराबर होगा पीओ इंटू ओ एक्स। समझ गए? तो बस इन रिजल्ट्स में आपने वैल्यू पुट करनी और कुछ है ही नहीं सवाल में। अब ये देखिए पीओ की लेंथ दे रखी है 6, बिल्कुल सही है। ये लेंथ कितनी दे रखी है? पी एक्स की लेंथ दे रखी है, कहां है पी एक्स? ये पूरा 8 है तो ये लेंथ है 2। क्यूओ की लेंथ कितनी है? 4। तो ये कितना होगा? मान लीजिए ए होगा। तो भैया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बना? 6 दूनी 12, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 12 बनेगा, तो 4 3 12, तो ये 3 होगा। हैं 3 होगा? फिर पूछा क्या इसने? 3 क्यों नहीं? अच्छा क्यू वाई पूछा है, क्यू वाई पूछा है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। सो दैट शुड बी योर आंसर माय डियर। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।